Assalamu alaikum. I am Dr. Taimur from CyberDoc, and today we are going to discuss the management of type 2 diabetes. The type 2 जो diabetes है, it is the most common type of diabetes that we're going to see in our patients. 90% of the cases of diabetes जो है वो आपको जो है वो type 2 diabetes के मिलेंगे. Most of the time they are going to present in the after the age of 40 years, and the patient presents to you with insulin resistance and metabolic syndrome के साथ जो है वो मिलेंगे. So before we are going to discuss the management of type 2 diabetes, we need to know that what are the oral hypoglycemic agents we are going to use in the management of टाइप 2 डायबिटीज़. तो अगर इनमें हम सबसे पहले जो बात करें तो हमारे पास जो ड्रग है उसमें जो है वो बिगवेनाइट है, मेटफॉर्मिन. और मेटफॉर्मिन का जो एडवांटेज है वो सबसे ज़्यादा ये है कि ये मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटीज़ की हैं उनको जो है वो कम करता है. मैक्रोवेस्कुलर जो आपकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें स्ट्रोक है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, एंड मैनी अदर डिजीज़ दैट इन्वॉल्व्स योर लार्ज वेसल्स. तो मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ जो है उसको सबसे ज़्यादा कम जो है वो मेटफॉर्मिन करेगा. इसके अलावा जो हमें एडवांटेज है मेटफॉर्मिन का वो ये है कि ये वेट गेन और हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो नहीं करवाता. और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर इट कैन गिव योर पेशेंट एन एक्स्ट्रा बेनिफिट. अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की जो है वो बात करें तो एडवर्स इफेक्ट्स में जो सबसे ज़्यादा कॉमन एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है वो है जीआईटी की डिस्टर्बेंसेस. नाउ जीआईटी की डिस्टर्बेंसेस की अगर हम बात करें तो उसमें पेशेंट कैन प्रेजेंट टू यू विद डिस्पेप्सिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है, फ्लैटुलेंस के साथ जो है वो प्रेजेंट कर सकता है. और अगर मेटफॉर्मिन के डोज को हम स्लोली टाइट्रेट अपना करें और डायरेक्टली जो है अप टू 2 ग्राम पर डे तक जो है वो चले जाएं तो ये जो है वो बाइल साल्ट्स और बाइल एसिड की जो है वो सिक्रीशंस को जो है वो कम करेगा, जिसकी वजह से आपके पेशेंट के अंदर जो फैट है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी और पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करेगा स्टीएटोरिया के साथ, मैल एब्जॉर्प्शन के साथ और क्रोनिक डायरिया के साथ. इसके अलावा जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि इसका जो क्रोनिक यूज़ है वो B12 स्टोर्स को जो है वो डिप्लीट करेगा. B12 के लेवल जो है वो कम हो जाएंगे बॉडी में. और अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें जो है वो आपका लैक्टिक एसिडोसिस जो है आ जाएगा. और अगर हम इसकी कंट्राइंडिकेशंस की बात करें तो 45 से नीचे अगर GFR जो है पेशेंट का ड्रॉप हो जाता है क्रोनिक किडनी डिजीज़ में तो यहाँ पे हम मेटफॉर्मिन को जो है वो टाइट्रेट डाउन करेंगे. और अगर 30 से नीचे जो है वो ड्रॉप हो जाएगा GFR तो इन दैट केस योर मेटफॉर्मिन विल बी contraindicated. The next very category of drug we are going to discuss is sulfonylureas. और sulfonylureas में जो है आपके जो newer agents हैं they are going to be used in the management of type 2 diabetes, and these includes your glimepiride, your gliclazide, your glabenclamide. ये 3 ड्रग्स जो हैं मोस्ट कॉमन जो है यूज़ होते हैं विद अदर ड्रग्स और इन सिंगल. तो इनकी जो एडवर्स इफेक्ट हैं सल्फोनाइलयूरियाज में उसमें जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें आपका हाइपोग्लाइसीमिया है और दूसरा जो है वो वेट गेन है जो पेशेंट में ये करवाएंगे. अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो उसमें थायोजोलिडाइन डायोन्स जो हैं और ग्लीटाजोन्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे. ग्लीटाजोन्स के अंदर जो है जो ड्रग्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं उनमें जो है आपकी जो है वो रोजीग्लीटाजोन है और पायोग्लीटाजोन है. Now they are peroxisomal proliferator activated receptor agonist. और ये जो है इनके अंदर हमें जो इसमें इनके यूज़ के अंदर जो एडवर्स इफेक्ट जो है हमें देखने को मिलेंगे उनमें जो सबसे मार्क्ड जो एडवर्स इफेक्ट है इनका थायोजोलिडाइन डायोन्स का और ग्लीटाजोन्स का वो है फ्लूइड रिटेंशन. तो इन कंडीशंस लाइक हार्ट फेलियर ये ड्रग्स जो हैं दे विल बी कंट्राइंडिकेटेड इन योर पेशेंट, तो ये आप यूज़ नहीं कर सकते. इसके अलावा अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इनके अंदर जो है वो वेट गेन जो है वो करवाने की एबिलिटी है पेशेंट्स में, लेकिन ये डेफिनेटली इट इज़ लेस देन योर सल्फोनाइलयूरियाज. और इट कैन डैमेज योर लिवर, सो योर पेशेंट में प्रेजेंट टू यू विद डिरेंज्ड LFTs एंड इट मे रिड्यूस द बोन मिनरल डेंसिटी और पेशेंट को जो है वो ज़्यादा फ्रैक्चर के जो है वो चांसेस होंगे ड्यू टू वीक बोन्स. अगर हम इसके बाद जो ड्रग्स की कैटेगरी जो थोड़ा सा हम ब्रीफली जो है वो डिस्कस करेंगे वो हैं आपके ग्लिप्टन्स. ग्लिप्टन्स में जो ड्रग्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं जो प्रिस्क्राइब हो रहे हैं वो आपके विल्डाग्लिप्टन और सीटाग्लिप्टन है. अगर हम विल्डाग्लिप्टन
इनका मैकेनिज्म की बात करें तो इनमें जो है दीज आर योर डाईपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स जो हैं, और इनका जो साइड इफ़ेक्ट है मेनली वो आपकी जीआईटी डिस्टर्बेंस है। और इनके एडवांटेजेस में जो है ये है कि ये दे डू नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, दे डू नॉट कॉज वेट गेन, एंड द एडवांटेज वी गॉट विद दैम इज़ दैट कि ये जो है आपके रिलेटिवली जो है विद अ लिटिल मॉडिफिकेशन ऑफ डोजेस they are safe in chronic kidney disease. So the very next category we are going to discuss here briefly is your sodium glucose transporter 2 inhibitors, SGLT2 inhibitors. They come by the name of empagliflozin and your dapagliflozin. और इनका जो एडवांटेज है उसमें जो मार्क्ड एडवांटेज है एट द टॉप ऑफ द लिस्ट वो ये है कि ये जो है वेट लॉस करवाएंगे पेशेंट का। और दूसरा जो एडवांटेज है वो है कि ये पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर नहीं कंट्रोल हो रहा तो दे आर गोइंग टू एड इन लोअरिंग द ब्लड प्रेशर इन डायबिटिक पेशेंट्स। तो इसके पीछे जो मैकेनिज्म है दैट्स क्वाइट वेरी सिंपल। ग्लाइकोसूरिया जो है वो हो रहा है, ग्लूकोज इज बीइंग एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन, and when the glucose is being excreted, it is followed by the sodium that is resulting in your lower blood pressure. The other very advantage we are going to get with these drugs is your better cardiovascular outcomes, especially when you are using empagliflozin. So better जो है वो cardiovascular जो है outcomes जो है वो हमें देखने को मिलते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स के साथ। और फोर्थ में कि अगर आपका पेशेंट जो है गाउट के साथ है, हाइपर यूरिसीमिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है, तो दे कैन इवन एड इन लोअरिंग द लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड। सो दीज आर क्वाइट वेरी मार्क्ड एडवांटेजेस ऑफ SGLT2 इनहिबिटर्स। और अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की जो है वो बात करें तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर एज दे आर काजिंग ग्लाइकोसूरिया, तो ये जो है दे कैन इंक्रीज द चांस ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस एंड जेनिटल इन्फेक्शंस। और इसके अलावा जो है पेशेंट ऑफ टाइप 2 कैन प्रेजेंट टू यू विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, एंड एट द थर्ड कैटेगरी यू आर गोइंग टू सी अ PTH induced mechanism through which the bone mineral density of the bone will be reduced and the patient will still be at a greater risk of fractures by falling. So these are the common side effects. और अभी हम बात करते हैं टाइप 2 की जो है वो मैनेजमेंट की। तो अगर इन नटशेल अगर हम बात करें तो ऑल दैट गेम, ऑल द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इट रिवॉल्व्स अराउंड द लेवल ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, दैट इज योर HbA1c लेवल्स। एंड और इसी की बेस के ऊपर जो है वो हम एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी था डायबिटीज़ का, दैट लेवल ऑफ 6.5 और ग्रेटर इज प्रेजेंट इन अ डायबिटिक पेशेंट। तो इससे पहले कि जो है हम लोग कुछ ये पैरामीटर है जो कि रेड सेल के जो है वो लाइफ स्पैन के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर हम बात करें ऐसी सारी कंडीशंस जिनके अंदर जो है हमें लोअर जो है वो रेड सेल का जो स्पैन जो है वो कम हो जाएगा, तो ऐसी सारी कंडीशंस के अंदर हमें जो है वो लोअर देन एक्सपेक्टेड जो है वो वैल्यू मिलेगी HbA1c की। अब इसके अंदर जो है आपके जो चीज़ें आ जाएंगी उनमें हीमोग्लोबिनोपैथीज़ हैं, हीमोलिटिक अनीमियाज़ हैं। अगर हम कंडीशंस की बात करें तो इसके अंदर जो है आपका हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की जो है वो डेफिशिएंसी है, और सिकल सेल अनीमिया है। सो इन सारी कंडीशंस के अंदर जो नॉर्मल जो आपका रेड सेल का जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू सी दैट वी आर गोइंग टू गेट लोअर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ HbA1c। और इसी तरह जो है कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंदर जो है वो HbA1c का लेवल जो है वो हमें एक्सपेक्टेड से जो है वो ज़्यादा मिल सकता है। ऐसी सारी कंडीशन जिनके अंदर जो है रेड सेल का जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज़ है, इन सारी कंडीशंस के अंदर जो है हमें HbA1c का लेवल जो है वो एक्सपेक्टेड से जो है वो ज़्यादा मिलेगा। कंडीशन जिस तरह के जो है आपकी B12 या फोलेट की डेफिशिएंसी है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, और इसके अलावा जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, या एक ऐसा पेशेंट की जिसकी स्प्लीनेक्टमी हुई है, तो इन सारे केसेस के अंदर हमें ग्रेटर देन जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है HbA1c की वो जो है वो देखने को मिलती है। तो आइडियली जो है वो हमें हर पेशेंट का जो HbA1c लेवल है वो एवरी 3 मंथ्स के बाद जो है वो इसको जो है वो चेक करवाना होता है। और अब अगर हम बात करें इसकी मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में जब तक जो है हमें जैसे मैंने पहले बात की कि टोटली डिपेंड्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड द लेवल्स ऑफ HbA1c। तो HbA1c जब तक 6 से लेके 6.5 तक है, यू आर गोइंग टू ऑफर योर पेशेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। तो आप जो है वो पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ऑफर करेंगे, जो हम पिछली वीडियो में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं।
or the moment the patient crosses a threshold of 6.5 in terms of HbA1c, you are going to prescribe a single drug to the patient. तो HbA1c का लेवल जो है वो 6.5 से ज़्यादा होगा, लेकिन 7.5 से जो है वो कम होगा, तो आप रिलाई करेंगे सिंगल ड्रग के ऊपर। और ये ड्रग जो है वो प्रेफरेबली आपका जो है वो मेटफॉर्मिन होगी। और अगर जो है मेटफॉर्मिन को पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा या उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो ज़्यादा हैं और पेशेंट को कोई कंट्रा इंडिकेशंस हैं, देन यू कैन यूज़ अदर ड्रग्स। तो इसमें जो है हमारे पास ऑलमोस्ट 2 कैटेगरीज आ गई। एक वो लोग जो मेटफॉर्मिन को जो है वो टॉलरेट कर रहे हैं या जिनमें मेटफॉर्मिन जो है वो कंट्रा इंडिकेटेड नहीं है, और दूसरा ग्रुप जिनके अंदर जो है ये कंट्रा इंडिकेटेड है या वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे। तो दूसरे ग्रुप के अंदर जो हमने सिंगल ड्रग जो यूज़ करना है, उनमें आप ग्लिप्टन्स को यूज़ कर सकते हैं, जिनमें विल्डाग्लिप्टन और सीटाग्लिप्टन है। आप ग्लीटाजोन्स को यूज़ कर सकते हैं, जिनमें जो है वो रोजीग्लीटाजोन या पायोग्लीटाजोन है, या फिर आप जो है वो सल्फोनाइल यूरियास को यूज़ कर सकते हैं। सो आपने जो है जब तक HbA1c इज़ बिटवीन 6.5 एंड 7.5, आपने एक सिंगल ड्रग के ऊपर जो है वो रिलाई करना है, और वो मेटफॉर्मिन होगी, नहीं तो वो 3 ड्रग्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इट कुड बी आइदर ग्लिप्टन, इट कुड बी आइदर ग्लीटाजोन, और इट कुड बी आइदर योर सल्फोनाइल यूरिया। नाउ एट दिस स्टेज जो है आप पेशेंट सिंगल ड्रग के ऊपर है और 3 मंथ्स तक के बाद आप उसकी HbA1c करवाते हैं, एंड HbA1c क्रॉसेस द थ्रेशहोल्ड ऑफ 7.5। तो द मोमेंट इट क्रॉसेस द थ्रेशहोल्ड ऑफ 7.5, यू आर गोइंग टू ऐड अ सेकेंड ड्रग इन द रेजीम। अब इसमें वो ग्रुप जो है जो कि मेटफॉर्मिन को जो है वो टॉलरेट कर सकता है, उसमें जो है देयर आर 4 कॉम्बिनेशंस दे आर अवेलेबल विद अदर ड्रग्स। पेशेंट को जो है आप आइदर जो है वो मेटफॉर्मिन देंगे और मेटफॉर्मिन के साथ उसको सल्फोनाइल यूरियास दे देंगे, या आप पेशेंट को जो है वो मेटफॉर्मिन देंगे और उसके साथ जो है आप विल्डाग्लिप्टन या सीटाग्लिप्टन को ऐड कर देंगे, या फिर आप पेशेंट को मेटफॉर्मिन देंगे और उसके साथ आप ग्लीटाजोन्स यानी कि रोजीग्लीटाजोन या पायोग्लीटाजोन को ऐड कर देंगे, या अगर जो है वो मेटफॉर्मिन है और उसके साथ जो है हम लोग यूज़ करेंगे 4th कॉम्बिनेशन के अंदर SGLT2 इनहिबिटर, जो कि आपके एम्पा या डापाग्लिप्टोजोन है। ऑन दी अदर साइड अब जो ग्रुप है जो कि टॉलरेट नहीं कर पा रहा मेटफॉर्मिन को, या जिनमें मेटफॉर्मिन जो है वो कंट्रा इंडिकेटेड है, उनमें जो कॉम्बिनेशंस हम लोग यूज़ करते हैं, उनमें जो है वो आप ग्लिप्टन्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं विद सल्फोनाइल यूरिया, या आप ग्लिप्टन्स को जो है वो कंबाइन कर सकते हैं ग्लीटाजोन्स के साथ, या इन द थर्ड कॉम्बिनेशन यू आर गोइंग टू कंबाइन योर सल्फोनाइल यूरियाज विद योर पायोग्लीटाजोन्स और योर ग्लीटाजोन्स। तो 3 कॉम्बिनेशंस यहाँ पे मैं जो है वो रिपीट कर देता हूँ। ग्लिप्टन्स हैं, ग्लिप्टन्स के साथ जो है आप सल्फोनाइल यूरिया का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, आप ग्लिप्टन्स के साथ जो है वो ग्लीटाजोन्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, या आप सल्फोनाइल यूरिया और ग्लीटाजोन्स को जो है वो कंबाइन कर देंगे इन द सेकेंड स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट। और अभी भी जो है अगर पेशेंट के HbA1c लेवल्स दे आर नॉट इन द कंट्रोल एंड इट्स स्टिल ग्रेटर दैन 7.5 आफ्टर टेकिंग टू ड्रग कॉम्बिनेशन जो कि मैंने मेंशन किए हैं, तो इसके बाद जो थर्ड स्टेप है मैनेजमेंट का टाइप 2 डायबिटीज़ में, उसमें जो है आप इंसुलिन को जो है वो रजीम के अंदर ऐड कर देंगे। और अभी जो इंसुलिन हम इन दैट केस जो है इस सिनेरियो में जो है हम लोग यूज़ करेंगे वो होगी आपकी आइदर इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन इन अ सिंगल नाइट टाइम डोज, or your long acting insulin such as your datimir or your glargine in divided doses। तो अगर पेशेंट जो है वो आपका यूज़ कर रहा है NPH जो है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, तो इसका जो है वो सिंगल डोज एट नाइट है। और अगर आपका पेशेंट जो है आप यूज़ करवा रहे हैं उसको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, तो उसमें जो है डिवाइडेड डोजेस के अंदर जो है आपने पेशेंट को इंसुलिन जो है वो रिकमेंड करनी है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर जो इंसुलिन की डोज कैलकुलेशन है, दैट इज़ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द वेट ऑफ द पेशेंट विद 0.2। तो आपने जो पेशेंट का वेट है उसको 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेट्स से कि आपका पेशेंट जो है वो अगर उसका वज़न जो है वो 80 किलो है, अराउंड 80 kg का जो है वो पेशेंट है, तो आप 80 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 0.2, तो ये आपके 16 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन जो है वो बन जाएंगे। अब 16 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन अगर तो वो NPH की सूरत में ले रहा है तो एज अ सिंगल डोज एट नाइट जो है वो लगाएगा,
और अगर वो आपका लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की सूरत में ले रहा है, जिस तरह की आपकी डेटिमीर है या आपकी ग्लार्जीन है, तो उसके जो है वो आप इसको डिवाइडेड डोजेस के अंदर जो है पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। अब इसमें जो सिनेरियो है कि हमने पेशेंट का जो है वो इंसुलिन के ऊपर इंसुलिन का जो डोज है उसको हमने टाइट्रेट अब कैसे करना है। सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू रिलाई ऑन दी फास्टिंग लेवल, फास्टिंग BSR लेवल्स ऑफ द पेशेंट। और पेशेंट जो है ऑलरेडी इज टेकिंग 2 ड्रग्स एंड इंसुलिन, और आपने जो है उसको ये रिकमेंड करना है कि वो 3 दिन तक जो है वो अपनी फास्टिंग BSR जो है वो चेक करवाए। हमारा जो टारगेट होगा फास्टिंग BSR का वो होगा 70 से लेके 130 तक। तो अगर तो पेशेंट कंजेक्टिवली जो है वो 3 दिन आपके पास अपनी BSR चेक करवा के आया है फास्टिंग की, और उसका उसका जो लेवल है वो ग्रेटर देन 180 मिलीग्राम पर DL है, तो इन दैट केस जो है एवरी 3 डेज आप जो है पेशेंट के अंदर जो है वो 4 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन जो है वो ऐड कर देंगे। सो अगर तो पेशेंट का वेट जो था वो 80 kg था और वो प्रीवियसली वो 16 यूनिट्स ले रहा था, और उसने 3 दिन अपना फास्टिंग BSR लेवल जो है वो आपके साथ प्रेजेंट किया उसने, और फास्टिंग BSR जो है अगर 180 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा आ रही है, सो इन दैट केस यू आर गोइंग टू ऐड 4 यूनिट्स आफ्टर एवरी 3 डेज। सो 16 + 4 इज इक्वल टू 20। सो इट मीन्स कि अभी जो है आपका पेशेंट जो है वो 20 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन के ऊपर आ जाएगा। सो आप इसी रिजीम को जो है वो फॉलो करेंगे, और एवरी 3 डेज के बाद जो है 3 दिन के बाद जो है वो 4 यूनिट्स ऐड करते चले जाएंगे अगर पेशेंट की जो फास्टिंग BSR है वो 180 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा आ रही है। ऑन दी अदर साइड अगर आपके पेशेंट की फास्टिंग BSR जो है वो 131 से लेके 179 के दरमियान आ रही है, तो आपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो है एवरी 3 डेज़ के बाद जो है आपने जो इंसुलिन का डोज टाइट्रेट अप करना है वो बाय 2 यूनिट्स जो है उसमें ऐड कर देने हैं। सो अगर पेशेंट का वेट जो था वो 80 kg था, वो पहले 16 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन जो है वो यूज़ कर रहा था, और 3 दिन तक उसने अपना फास्टिंग जो है वो BSR लेवल चेक करवाया, एंड द BSR केम आउट टू बी बिटवीन 131 एंड 179। तो उसमें जो है अब 2 यूनिट्स आप ऐड कर देंगे हर 3 दिन के बाद। 3 डेज़ के बाद अब उसके 16 + 2 इज इक्वल टू 18, तो अब वो जो है 18 यूनिट्स लगाएगा। एंड सो इज द केस विद आफ्टर 3 डेज अगर तो BSR स्टिल इन द रेंज ऑफ ग्रेटर देन 130, तो जो है आप 2 यूनिट्स इंसुलिन पर 3 डेज जो है वो यूज़ करवाएंगे, अनलेस कि आप अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लें, एंड दैट टारगेट इज़ योर फास्टिंग BSR ऑफ 70 to 130। और अगर आप पेशेंट को जो है वो इंसुलिन, यू डोंट वांट टू यूज़ इंसुलिन एंड यू कैन डायरेक्टली स्विच टुवर्ड a 3 drug combination in the scenario। तो जो 3 drug combination scenario है उसके अंदर जो है आपने कंबाइन करना है मेटफॉर्मिन को, सल्फोनाइल यूरिया को, और थर्ड जो ड्रग होगी वो होंगी आपके ग्लिप्टन्स। तो ये जो है एक कम्बिनेशन है मेटफॉर्मिन प्लस सल्फोनाइल यूरिया प्लस योर ग्लिप्टन्स। और जो दूसरा कम्बिनेशन है 3 ड्रग्स का, उसके अंदर जो कम्बिनेशन है उसमें मेटफॉर्मिन है, और मेटफॉर्मिन के साथ सल्फोनाइल यूरियाज हैं, और इसके साथ जो है आपके ग्लीटाजोन्स का जो है वो कम्बिनेशन है। जो थर्ड कम्बिनेशन है उसमें जो है मेटफॉर्मिन है और SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, और साथ में सल्फोनाइल यूरिया का कम्बिनेशन है। और फोर्थ जो 3 ड्रग कम्बिनेशन है उसमें मेटफॉर्मिन है प्लस योर SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, और साथ में जो है आप इस पेशेंट में जो है वो यूज़ करवाएंगे ग्लीटाजोन्स को। सो ये जो है वो 3 ड्रग रिजीम जो है आप पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं अगर आप, इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ द इंसुलिन और योर पेशेंट हैव सम ट्रबल विद द इंसुलिन यूजेज, सो यू कैन गो फॉर अ 3 ड्रग रिजीम। अब ऐसे सारे सिनेरियोज जिनके अंदर जो है आपकी 3 ड्रग रिजीम जो है वो आइदर वो इफेक्टिव नहीं है, या वो टॉलरेटेड नहीं है, या वो कंट्राइंडिकेटेड हो जाती है, तो इन दैट स्टेप यू आर गोइंग टूवर्ड the fourth step in the management, and that is going to be your addition of glucagon like peptide। तो अगर जो है 3 ड्रग रिजीम जो है वो टॉलरेट नहीं हो रही, कंट्राइंडिकेटेड है, और जो है उसमें जो है इन दैट केस, और पेशेंट का जो BMI है वो 35 से ज़्यादा है, तो इन दैट केस जो है आपने पेशेंट के अंदर जो है वो रिजीम जो यूज़ करनी है उसमें आपका मेटफॉर्मिन है
मेटफॉर्मिन के साथ जो है वो सल्फोनाइल यूरिया है, और सल्फोनाइल यूरियस के साथ जो है वो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड सच एज योर एक्जीनाटाइड कैन बी यूज्ड इन दिस स्टेप। सो अगर हम इसको समराइज करें सारे के सारे सेशन को, तो HbA1c के लेवल के ऊपर अगर तो HbA1c 6.6 से लेके 6.5 के दरमियान है, सो यू आर गोइंग टू एडवाइज द पेशेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। और 6 जो है वो 6.5 से लेके अगर 7.5 के ऊपर है तो आपने सिंगल ड्रग के ऊपर रिलाई करना है। द मोमेंट इट गोइंग टू क्रॉस योर 7.5 यू आर गोइंग टू ऐड सेकेंड ड्रग इन द रजीम। और इसी तरह जो है अगर ये HbA1c स्टिल रिमेन 7.5 से ऊपर जो है वो हाई रहती है, तो यू आर गोइंग टू ऐड इंसुलिन इन द रजीम, और यू आर गोइंग टू ऐड अ 3 ड्रग रजीम। और अगर इसके बावजूद जो है वो पेशेंट का BSR जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा विद द 3 ड्रग रजीम, तो देन you can switch toward your fourth step, and that is going to be your the use of glucagon like peptide. Thank you very much. I hope it clear everyone's concept regarding type 2 diabetes and its management. If you like the video, if you find it informative, please do like and subscribe to my channel. Thank you very much.